भाई बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच, सेकुलर सोच, नेशनलिस्टिक सोच, ये उनके सारे कामों में रिफ्लेक्ट होती रही है। तो एजुकेशन की फील्ड की आपने बात की, तो जितने आप आज के मशहूर इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हैं, या वो इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च और टीचिंग के फैसिलिटेशन के लिए बने हैं, उन सब में मौलाना आज़ाद का बहुत अहम रोल रहा है। क्विट इंडिया के दौरान, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। एक फोटो इधर। और बहुत कंट्रीब्यूशन है उनकी। तुम किधर जाओगे, कहाँ रहोगे? हम तो सोच भी नहीं सकते कि इन लोगों ने अपना कितना टाइम और सारी लाइफ ही अपनी दे दी टू गेट फ्रीडम फॉर द कंट्री। सो दे आर ग्रेट पीपल। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। दोस्तों, आज 11 नवंबर है। 11 नवंबर का दिन भारत में, हमारे देश में नेशनल एजुकेशन डे यानी कौमी यौम तालीम के तौर पे मनाया जाता है। आज देश भर में शिक्षा का जश्न है। कहीं बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं कि हमारी सरकार जो नीति निर्धारित शिक्षा को लेकर कर रही है वो उतने बेहतर नहीं है जितने होने चाहिए। जीडीपी जो हमारी है उसका जितना ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट शिक्षा पे होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होना चाहिए, आरएनडी पे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इस बात को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे भारत में ऐसे ब्रेन हैं जिनको चिन्हित नहीं किया जा रहा है। वो ब्रेन आते हैं हमारे पास नौकरी हासिल करने के लिए और बाद में देखा जाता है कि विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद नोबेल प्राइज़ हासिल करते हैं। आज इन्हीं सारी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए, इन्हीं को समझने के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पैनल डिस्कशन का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें प्रोफेसर दीपक पेंटल, प्रोफेसर फुरकान कमर और साथ ही कई गणमान्य हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें खादा शाही जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, साथ ही सिकंदर हयात जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बीओटी के साथ साथ ट्रेजरर हैं, और उसके साथ ही शाहिद अली खान, और जो सेंटर की सेक्रेटरी हैं शाहाना, और उसके साथ ही शमामा, और कई सारे लोग मौजूद थे। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के इसमें मेंबर भी थे, नॉन मेंबर भी थे। काफ़ी सीनियर और सीजनड लोग आए थे उसमें, जिन्होंने मौजू में दिलचस्पी दिखाई और उन्होंने इन बातों को ध्यान से सुना भी और उन बातों को समझने की कोशिश भी की। सब ने इस बात को लेकर के अपनी चिंताएं व्यक्त की कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई, उस पॉलिसी में बहुत सारी जहां खूबियां हैं वहीं बहुत सारी खामियां भी हैं। लेकिन उसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, ख़ासतौर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या और तमाम लोग, उनकी चीज़ों को कहीं ना कहीं इस एनईपी में पीछे धकेल दिया गया है या इसका ख़ास ख्याल नहीं रखा गया है। और भी कई सारी बातें सामने आई। आज इन सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में इस तरह का एक अपना मुनफरिद इवेंट था, जिसको पैनलिस्ट ने सराहा भी और पैनलिस्ट ने इस पर इसकी पजीराई भी की। हालांकि संख्या लोगों की कम थी। संख्या कम क्यों थी, क्यों ज़्यादा थी, ये चर्चा का विषय हो सकता है, एक बातचीत का मौजू हो सकता है। लेकिन कई सारी चीज़ें निकल करके सामने आई। उन चीज़ों पर चर्चा करने से पहले हम अपने दर्शकों को आज बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, वज़ीर तालीम थे। उसके साथ साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी से लेकर दीगर ऐसे तमाम संस्थान जो बनाए, जिनके असरात आज तक बाकी हैं और आने वाले दिनों में भी उम्मीद यही की जा रही है कि उनके असरात बाकी रहेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ एक दूरदर्शी इंसान भी थे। उनके बारे में कहा जाता है कि बल्कि पंडित जी का और दूसरे लोगों का नाम हवाला देते हुए कि उनसे कहीं ज़्यादा वो नेशनलिस्ट थे। देश के प्रति समर्पण और देश से वफादारी का जो उनका जज्बा था वो उन लोगों से कहीं ज़्यादा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिसने जो नक़ूश छोड़े थे, जिसने ये कहा हो कि अगर एक फरिश्ता आसमान से आए और कुतुब मीनार की बुलंदी पर खड़ा होकर के कहे कि आज़ाद, अभी आज़ादी ले लो लेकिन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाओ, अलग हो जाओ, तो आज़ाद उस आज़ादी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन आज कितने लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कब्र अनवर पर गए होंगे और कितने लोगों ने उनको याद किया होगा, ये कहना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए शायद अल्लामा इकबाल ने कहा था कि क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आज हमारी क़ुव्वत फ़िक्र अमल कहीं ना कहीं फ़ना हो चुकी है, उसको हमें स्वीकारना होगा। और जब तक हम सच्चाई को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम एक ऐसी इमारत नहीं बना सकते हैं जो देर पा भी हो और दूर पा भी हो, जिसके असरात देर तक नज़र आएँ और देर तक मुरतब हों। लेकिन बहरहाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने नाक़िदीन की परवाह किए बग़ैर ऐसे काम करने में यकीन रखते थे जो मुल्क के लिए, समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए। हालांकि कई बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं, उन्होंने और कई सारे लोगों ने तनकीद का निशाना ज़रूर बनाया। मौलाना अपनों के निशाने पर भी रहे, गैरों के निशाने पर भी रहे। मौलाना ने तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से यहाँ तक कहा कि जब मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरा पाँव तोड़ दिया, जब मैंने लिखना चाहा तो तुमने मेरी कलम तोड़ दी। मौलाना ने लोगों को पाकिस्तान जाने से रोका था। मौलाना भारत को एक समृद्ध भारत के रूप में, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। इसीलिए मौलाना चाहते थे कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे काम हो। लेकिन उसके साथ साथ मौलाना की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत भी थी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। डॉक्टर वसीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD स्कॉलर रहे हैं, अब डॉक्टर हो चुके हैं। उन्होंने उनके बारे में एक पोस्ट लिखा है जो बहुत ही काबिल गौर भी और काबिल ज़िक्र भी है, जिसका उन्होंने हवाला भी दिया है कि ये पोस्ट उन्होंने कहाँ से लिया है और कहाँ से जो है इसके स्रोत या माखज़ कहाँ से हैं। इसके बज़्म अर्जुमंदा कोई एक किताब है, उससे उन्होंने लिया है। जो इसके राइटर हैं, मुसन्निफ़ हैं, मोहम्मद इसहाक़ भट्टी हैं। जो इसका पब्लिकेशन है मकतबा क़ुद्दूसिया है, लाहौर पाकिस्तान का। जो ईयर, जिस ईयर ये किताब छापी गई है वो 2006 है और पेज नंबर 45 है। उसमें ये लिखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कितने बेहतरीन इंसान थे इन तमाम बातों के बावजूद कि एक औरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कब्र अनवर पर आती और देर तक उनके लिए दुआ करती थी। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इंतकाल के बाद की बात है। एक बार उस औरत से पूछा गया कि क्या आप मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह के करीबी रिश्तेदारों में से हैं? उसने जवाब दिया नहीं, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मुझ पर एहसान है। अब सोचिए कि एक इंसान अपने मोहसिन को किस अंदाज में याद करता है। आज हम किसी से कोई काम ले लेते हैं, किसी से कोई फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, उसको भूल जाते हैं। लेकिन इस औरत की कहानी उन लोगों के लिए एक सबक भी है और एक नसीहत भी कि वो औरत कहती है कि वाक़या ये है कि तक़सीम हिंद के वक्त फसादात रूनुमा हुए तो बहुत से लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कोठी में पनाह ली थी और कैंप, यानी उनकी जो कोठी है मौलाना की, वो कैंप की शक्ल अख्तियार कर गई थी। और पनाह लेने वालों में जो लोग थे उनमें से ये खातून भी शामिल थी, ये महिला भी शामिल थी। जब हालात बेहतर हुए तो मेरे अलावा तमाम लोग मौलाना आज़ाद की कोठी से जा चुके थे। मौलाना ने मुझसे पूछा, इस औरत से पूछा, बहन आप कौन हैं? आप अपने घर क्यों नहीं चली जाती? मैंने अर्ज़ किया, मेरे मकान पर कब्ज़ा हो चुका है, मेरे 2 बेटे इस हादसे में मारे जा चुके हैं और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आँखों से आंसू लेने वाला ये वाक़या। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कोशिश की और बाद में उसका मकान औरत का उसको दिला भी दिया। उस खातून का पता अपनी एक डायरी में नोट कर लिया। हर महीने जो है उसको राशन और कुछ पैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने पास से भेजा करते थे। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए वो औरत उनके कब्र अनवर पर जाती और दुआएं करती थी मौलाना के लिए। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। कुछ दिन गुजरने के बाद एक शख्स उस औरत के पास आया और उसने कहा कुछ सामान दिए। उसने जो सामान लाए थे वो वही सामान थे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी में आया करते थे। उस औरत ने उस शख्स से पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं? मौलाना अपनी हयात में बहुत से लोगों की मदद करते थे, उसने जवाब दिया। और उन्होंने उन लोगों का जिनकी मदद करते थे अपनी डायरी में उनका नाम और पता और सारी चीज़ें लिख रखी थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात के बाद ये जो बीड़ा है, ये जो इस काम की जो जिम्मेदारी है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाई। तो हमारे सियासतदानों को भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो इस मुल्क के फाउंडिंग फादर थे, वो कितने बड़े दिल के हुआ करते थे। उनके मन में किसी के लिए कोई दोई नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई भेद नहीं। लेकिन आज अफसोस ये है कि हम अपने मोहसिनीन के एहसान को भूल जाते हैं, अपने चाहने जानने मानने वालों के एहसानात को भूल जाते हैं और 1 मिनट में, पल में तोला, पल में मासा और ना जाने क्या क्या करने लगते हैं। तो ये कहानी जो है ये इबरत है उन लोगों के लिए। और आज
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करने का दिन है। आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कि आज क्या कुछ हुआ, कितनी अच्छी और कितनी प्यारी बातें कहेंगी। खुल करके बात हुई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के शिक्षा को लेकर के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नीतियों को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। आइए दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से आपकी खास रिपोर्ट। क्विट इंडिया के दौरान, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। एक फोटो इधर। और बहुत कंट्रीब्यूशन है उनकी। तुम किधर जाओगे? तो सोच भी नहीं सकते कि इन लोगों ने अपना कितना टाइम और सारी लाइफ ही अपनी दे दी टू गेट फ्रीडम फॉर द कंट्री। सो दे आर ग्रेट पीपल। कोई बात नहीं है। हमारे कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी चाहिए। जो हम प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसमें 2-2 साल लगते हैं, 3-3 साल लगते हैं। एवरीथिंग वी डिले। वी शुड स्पीड अप थिंग्स एंड डू देम प्रॉपरली। ये हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? मुझे इतना ज्ञान नहीं है। उन्होंने इंस्टीट्यूट्स बहुत बनाए। IIT खड़गपुर उनके समय में स्टार्ट हुआ था। तो वो तो एज एजुकेशन मिनिस्टर कुछ ऐसे ही काम कर सकते थे ना कि रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाते, अच्छे इंस्टीट्यूट सीड करते। बाकी आगे उसमें काम तो लोग करते हैं। क्या कर रहे हैं वो तो अगली जनरेशन ही करेगी ना। मिनिस्टर बेचारा जाके पढ़ाता थोड़े है क्लासरूम। गालियाँ किस लिए? कौन देता गालियाँ? बड़े बेवकूफ़ लोग हैं जो गालियाँ देते हैं। बहुत बेवकूफ़ लोग हैं जो गाली देते। कौन गाली देता है उनको? ऐसे आदमी को कौन गाली देगा? कोई बेवकूफ़ ही देगा। भाई बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच, सेकुलर सोच, नेशनलिस्टिक सोच, ये उनके सारे कामों में रिफ्लेक्ट होती रही है। तो एजुकेशन की फील्ड की आपने बात की, तो जितने आप आज के मशहूर इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हैं, या वो इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च और टीचिंग के फैसिलिटेशन के लिए बने हैं, उन सब में मौलाना आज़ाद का बहुत अहम रोल रहा है। ये जो सारी CSIR के इंस्टीट्यूशंस आप देख रहे हैं, जो लैब्स देख रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन देख रहे हैं, जो काउंसिल्स फॉर कल्चरल रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये सब मौलाना आज़ाद की सोच थी। जाहिर है कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू की भी वो सोच थी। एंड दे वर लुकिंग एट द फ्यूचर। उस वक्त सन 47 के बाद से ये लोग देख रहे थे कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल की ज़रूरतें क्या होंगी और उसके हिसाब से सोच रहे थे। तो जाहिर है कि वो उस तब भी रिलेवेंट थे, आज भी रिलेवेंट हैं, और उनकी बहुत सारी बातों की आज हमें ज़रूरत है उनको अमल दरामद करने की।